अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेट्रोल की कीमतें मुल्क भर में एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। पहले एक हफ्ते में 60 रुपये बढ़ाए गए और अब 24 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल में 60 रुपये बढ़ाए गए हैं। डॉलर भी बेकाबू हो चुका है और वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीनियर रिपोर्टर हमाद आलम के साथ। इनका सहाफ़त में 15 साल से ज़ायद का तजर्बा है और मईशत को ये उसमें मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स पेश करते आए हैं और अपना तजिया भी पेश करते रहते हैं। आइए इनसे चंद सवाल करते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ जाके रुकेंगी और डॉलर भी कहाँ जाके रुकेगा। जी अहमद, ये बताएं कि अभी तकरीबन 2 माह पहले पेट्रोलियम प्राइस 150 रुपये पे, पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 150 रुपये पे रुकी हुई थी। अब ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल जो है पहले 60 रुपये में बढ़ाना पड़ा, फिर अभी 24 रुपये और अभी मज़ीद जो है ना इजाफे की इसमें तवक्को है कि जो है ना इसमें मज़ीद 25 से 30 रुपये का और इजाफा होगा। तो ऐसा क्या हुआ 2 महीने में कि जो है ना ये इतना सारे मसले मसाइल एक साथ आ गए हैं और डॉलर भी जो है ना वो बेकाबू हुआ है। अच्छा, ये आप देखिए कि 2 महीने के दौरान जो है ये हुकूमत की तब्दीली भी हुई, क्योंकि पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी। उन्होंने जो इंटरनेशनल प्राइसेस का बोझ है, या आईएमएफ के साथ जो उनकी डील थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे पीडीएल भी लगना है या सेल टैक्स भी रखना है, वो उस तरीके से उस पूरी डील पर अमल दरामद नहीं किया था और मुंजमद कर दी थी एक लेवल पर पेट्रोल की प्राइसेस जून तक, जो हम कहें कि 147 से 150, जबकि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी और जो पीडीएल था वो भी सिफर कर दिया था। कुछ थोड़ा बहुत सेल टैक्स था, लेकिन वो भी ना होने के बराबर था। तो हुकूमत ने वो प्राइसेस मंजमद कर दी थी, पास ऑन नहीं किया था उसको आवाम को। तो वो एक वजह थी कि जिसकी वजह से हमने देखा कि पेट्रोल जो है और 150 और डीजल जो है तकरीबन 144 रुपये लीटर था। अब जो नई हुकूमत आई तो डेफिनेटली ज़ाहिर बात है कि हमने देखा कि इस रिजीम चेंज में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई उसकी वजह से रिजर्व्स बड़ी तेज़ से कम हुए, क्योंकि इस दौरान पेमेंट भी जाती रही। लोगों जो एक्सपोर्टर्स थे, बीच में जब डॉलर ऊपर जाते तो आप ये देखिए कि होता ही है कि मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा जब डॉलर पे रुपये पे प्रेशर आए कि रुपया डॉलर कल और महंगा होगा या परसों और महंगा होगा, तो एक्सपोर्टर्स भी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड होती है डॉलर तुड़वाने में देर करती है ताकि उनको भीतर से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इस जो सबसे बड़ा आप कहें कि इसमें मामला हुआ वो ये हुआ कि जो तब्दीली हुई हुकूमत की, उससे जो गैर यकीनी सूरत हाल हुई पैदा, उसने जो है जल्दी पर तेल का काम किया। इसी वजह से हमने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस जो थी इस हुकूमत ने शुरू में इसने भी चाहा कि इसको कंटेन रखें इन प्राइसेस को इन्हीं लेवल्स पे, ताकि आवाम में जो है वो ये महंगाई का बोझ ना हो सके, या आवाम के हवाले से इनकी जो एक ख़ास एक लफ्ज़ है पॉपुलिस्ट मेजर्स जो हैं वो अफेक्ट ना हो। लेकिन बिलाखिर आखिर में इन्होंने पास ऑन की। अभी भी जो पेट्रोल की प्राइसेस है उस पर जो सब्सिडी का आंसर है वो ख़त्म कर दिया। पीटीआई के दौर में जो हुकूमत थी उसमें जो कैलकुलेशन की थी डेली बेसिस पे, अगर आप समझे कि जो रेवेन्यू हुकूमत जो फोरगोन कर रही है, जो रेवेन्यू नहीं हासिल कर रही पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल एक टैक्स के एक रेवेन्यू के भी एक सोर्स ऑफ फंडिंग है, और जो पेट्रोल पे जो सब्सिडी तो तकरीबन 6 से 8 अरब का यौमिया का था, हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ा था। और टोटल कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे देखी जाए 100 अरब से ज़्यादा की थी, जो कौमी ख़जाने पर डस्ट पड़ रही थी। अब हुकूमत ने यही किया कि इसको पास ऑन किया, जितने का पेट्रोल आ रहा है, जितना रिफाइन कॉस्ट के बाद उसके बाद पास ऑन कर दिया उसको हुकूमत ने। लेकिन अभी भी इसमें आप पीडीएल शामिल नहीं और सेल टैक्स शामिल नहीं है, क्योंकि जो आईएमएफ से मुआहदे हुए थे कि उन्होंने कहा था भाई अपना टैक्स रेट बढ़ाएं। आईएमएफ क्यों कहेगा हमें पेट्रोल पे पीडीएल या सेल टैक्स बढ़ाएं? क्योंकि भाई वो ये कहेगा कि आपके लिए सबसे आसान यही है, आप अगर मईशत को दस्तावेज नहीं करते या उन सेक्टर्स को टैक्स रेट में नहीं लाते कि जिन पे आप काम नहीं कर सकते, तो आपके लिए सिंपल हल यही कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स लगाएं। और ये इनलास्टिक होती है, आप ये समझ लें कि इन पर कितना ही टैक्स बढ़ा दो इनकी सप्लाई पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिसको ऑफिस जाना है वो बाइक में ऑफिस, चाहे पेट्रोल 100 का हो जाए या 120 का हो जाए 150 का हो जाए, वो डलवा के जाएगा। बहुत मजबूरी हो कि वो जो है बाइक छोड़ के जो बसों पे आ जाए, और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी आपको पता है हमारा कैसा है। तो अच्छा, आपने मैं आपकी बात काटूंगा। आपने कहा रेवेन्यू की बात आपने की कि आईएमएफ क्या था मुख्तलिफ टारगेट देता है रेवेन्यू। जी, अच्छा, पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कहते थे कि हमने जो है वो मुख्तलिफ जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ से हम रेवेन्यू इतना कलेक्ट कर रहे थे कि हम इसका बर्डन बर्दाश्त कर सकते थे। जी। तो हम आईएमएफ को भी मुतमईन कर रहे थे कि जो है ना हम यहाँ से नहीं तो हम कहीं और से जो है ना वो हमारे रेवेन्यू टारगेट जो है वो करीब करीब है, तो हम इसलिए मैनेज कर रहे थे। इस हवाले से आप क्या कहते जी, नो डाउट, बिल्कुल। आप देखिए जो महंगाई इस दौरान हुई, आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनली जो कमोडिटीज़ प्राइसेस बढ़ी उसका इम्पैक्ट आया हमारे। जो आटा था तकरीबन 100 रुपये किलो हो गया। इस तरह और भी चीज़ें बढ़ी, चाहे वो खाम माल हो, चाहे वो कंपनीज़ का रॉ मटीरियल हो, या और दूसरी मसनूआत हो, तो उनकी जो प्राइसेस बढ़ी इम्पोर्ट बिल की वजह से। जो इम्पोर्ट करते हैं तो उनका जैसे लेट्स सपोज कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये है और वो 110 हो जाएगी,
तो उस पर कैलकुलेशन फिर 110 के हिसाब से कस्टम ड्यूटी कलेक्ट होगी। तो हाँ, हुकूमत का ये हुआ ये कि महंगाई की वजह से हुकूमत की टैक्स कलेक्शन भी हुई। तो बिल्कुल हाँ, ये बात ठीक थी कि वो ये स्ट्रैटेजी लेके चल रहे थे, और IMF ने उस हवाले से हाँ तो नहीं की थी, लेकिन एज सच कोई उस वक्त तक इतनी जो कहे कि नाराज़गी का भी इजहार नहीं किया था। तो इस ये लोग भी तो इसी तरह कर सकते हैं कि दूसरे सेक्टर्स पे अगर टैक्स लगा दें, बजाय इसके कि यहाँ PDL बढ़ाएं और सेल टैक्स में इजाफा करें और आम लोग जो हैं इससे मुतासिर हों। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो ज़ाहिर बात है और चीज़ों पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ भी अगर दूसरे सेक्टर्स पे टैक्स लगा के और रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो आप क्या समझते हैं, ऐसा पॉसिबल है अब या नहीं? देखो मैं उस वक्त होगा था, अगर ये बात उस वक्त की जाती है जब ये एक जो गवर्नमेंट आती है कि अभी ये भी नहीं पता कि कब तक रहेगी, क्या ये 1.5 साल तक रहेगी, अगले साल के इलेक्शन तक रहेगी, या ये अभी एक इंटरिम सेटअप के तौर पे आई है और इलेक्शन हो सकती है, क्योंकि अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कब होगी। तो ये फैसले जाहिर बात है उस वक्त लेती है, लॉन्ग टर्म होते हैं, ये पॉलिसी डिसीजन होते हैं कि हमने किन सेक्टर्स पे काम करना है, किन पे नहीं करना है। तो IMF भी उस हुकूमत के साथ संजीदा होगा जिसको पता हो कि हुकूमत अभी कब तक रहेगी। तो अभी तो यहाँ एक गैर यकीनी सूरत हाल है सियासत के हवाले से, और यही सियासत जो आपकी मीशत को खा रही है। तो हाँ, ये फैसले ले सकते थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। अभी तो जाहिर बात है कि अभी एक तरफ जहाँ तेज़ी से इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं और ऊपर से आपके पास रिजर्व भी नहीं है, तो आपका वो गैप बहुत बढ़ रहा है। वो गैप जिस पे आप जो आपकी ख़रीद है और जिस पे आप फ़रोख्त कर रहे हैं और बीच में सब्सिडी दे रहे हैं, वो गैप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उस गैप को बहुत जल्दी फुलफिल करना था, वो काम इस वक्त नहीं हो सकता था। इस वक्त फायर फाइटिंग चाहिए थी। अभी अगर ये रोक के करते तो डेफिनेटली अगर किसी सेक्टर को लेके आते तो उसके लिए ज़ाहिर बात है इनको होवर करना पड़ता है कि भाई इस सेक्टर से काम नहीं हो रहा, या रिटेल सेक्टर को लेके आ रहे हैं। और ज़ाहिर बात है आगे मईशत जमूत का शिकार है। आप देखें कि स्टेट बैंक का अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है क्योंकि महंगाई है सामने। आगे जो है एक टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस देख रहे हैं हम। गवर्नमेंट की तरफ से भी देखेंगे, गवर्नमेंट भी जो है वो एक्सपेंशन स्टांस की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि उसको अब स्टेबिलिटी चाहिए इस वक्त। तो वो काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। तो अब इस सब में डॉलर कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं? अभी 207 से ऊपर तो इंटर बैंक में हो चुका है। ये एक बड़ी इस हवाले से अगर कहें कि डॉलर का आप देखें कि अभी तक चीन से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि 2.3 अरब डॉलर का। फिर ऊपर से IMF भी अभी तक डू मोर का मुतालबा कर रहा है कि अभी आपने मजीद करना है, क्योंकि इनकम टैक्स में जो रिलीफ दिया था वो कह रहा है IMF भाई आप ये रिलीफ कम करें। और मज़ीद आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ जो प्राइसेस बढ़ी हैं, ये भी इसी वजह से है कि आप अपनी फिस्कल डिसिप्लिन को बहाल करते हुए अपनी रेवेन्यू को किसी ना किसी तरह के बढ़ाएं। तो अभी डॉलर पे जब तक आप समझ लें हम IMF से अगर ट्रांच नहीं आती, IMF से 1 अरब डॉलर या 90 करोड़ डॉलर से ज़ायद की जो एक कर्ज की किस्त है वो नहीं आती, तो रुपया शिकार हो सकता है मज़ीद दबाव का। क्योंकि अगर IMF की छाया में आ जाते हैं और वो किस्त हमवार हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हम भाई उनके फिस्कल डिसिप्लिन के जो सारे उसूल हैं उनको हमने अपनाना शुरू कर दिया। IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो और दूसरे बैंक्स भी, मल्टीलैटरल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो भी जो है फिर आगे बढ़ेंगे और हमें हेल्प आउट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम समझते हैं कि IMF ट्रांच में जितनी देर हो रही जा रही है, इतना ज़्यादा आप समझ लें कि डैमेज कंट्रोल उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा और रुपी फर्दर शिकार हो सकता है। तो सब में आप इन्फ्लेशन या महंगाई जो है उसको कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो मिडिल क्लास स्पेशली जो है ना वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है। वो मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास में आज समझा आ गया है वो एक तरह से। एक ऐसा मुल्क आप देखें वैशी जो महंगाई में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस कर रही है। अगर रूस यूक्रेन मामला नहीं थमता, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि दिसंबर बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये मज़ीद ऊपर जाएंगी, या अगर ये इस तरीके से जाती हैं जो इंटरनेशनल माहिरीन कह रहे हैं, तो आप समझ लें महंगाई तो बेकाबू है। क्योंकि ये सारी चीज़ें इससे लिंक हैं। हम देख रहे हैं कि आज ये जो तकरीबन 83% आप समझ लें 20 दिन के अंदर डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है, 83%। और किसी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में डीज़ल एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ज़ाहिर बात है कि जब डीज़ल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अपने चार्जेस करेगा। आप देखें चाहे गुड्स ट्रांसपोर्टर हो, चाहे इंटरसिटी बस ट्रांसपोर्टर्स हो, ये सब अपने किराए बढ़ा रहे हैं। और प्रोडक्ट की प्राइस में, अगर जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो स्टडी की है कि क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा लॉजिस्टिक्स की इतनी सहूलियात ऐसी नहीं है जैसे बड़े जो डेवलप कंट्रीज़ के, तो 25% हिस्सा बनता है। तो आप इन तमाम अवामिल को देखें तो आप समझ लें कि महंगाई से तो फिलवक्त छुटकारा नहीं है, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। और इसके साथ साथ दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि स्टैगनेंट इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन की तरफ जाएगी। तो एक टर्म होती है स्टैगफ्लेशन, कि जहाँ मईशत एक जमूत का भी शिकार है और दूसरी तरफ महंगाई भी हो रही है। तो ये आवाम को दो धारी तलवार आप समझ लें फेस करना पड़ेगा। वैसे ही मुश्किल हो रहा है आम आदमी को गुजारा, और फिर उसके साथ साथ जो मईशत जमूत का शिकार है, तो इससे परचेजिंग पावर भी बड़ी डिटीरियरेट हुई है। आप जो हमारा रुपी जो मुसलसल
गिरावट का शिकार है। इससे सारिफिन की परचेजिंग पावर भी हिट हो रही है। तो हमारा ये बताएं कि जो एक आम आदमी है वो किस तरह इस सारी सूरत हाल में, जो मईशत की सूरत हाल है, इसमें किस तरह अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकता है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो देख सकता है कि यार 2 पैसे उसको इजाफी मिल जाए? क्या वो काम ऐसा कर सकता है कि ये जो इन्फ्लेशन जो हो रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो 2 पैसे की आमदनी इजाफी हो सके? कोई ऐसा आप समझते हैं सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वो कुछ कर सकता है? देखिए, पहले तो हम कहेंगे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके बस में, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके बस में नहीं है। तो ऐसे एंडोजेनस फैक्टर जो हैं जिन पे आप कुछ कर सकते हैं, सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि जहाँ तक हद तक मुमकिन हो अपने अखराजात कम करें। एक ऐसी रियासत जहाँ इलाज मुआवजा भी नहीं है, जहाँ प्राइवेट स्कूल माफिया भी है, जहाँ स्कूलों की फ़ीसें देनी है आपने, रियासत में कुछ नहीं देना है, तो ज़ाहिर बात है बहुत से खर्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी जो है एक नपे तुले हिसाब किताब में रह रहा है। तो कोशिश करें कि किसी हद तक खर्चे कम हो। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे वसाइल, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ मौके भी होते हैं, तो बहुत ऐसे पोटेंशियल है काम करने के आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स कुछ हैं अवेलेबल, जैसे आईटी का आजकल दौर है कि लोग स्किल हासिल कर रहे हैं, या ई कॉमर्स मार्केटिंग है, कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ खाने पीने के भी सेटअप्स हैं कि आप अगर अकेले नहीं कर सकते तो दोस्तों के साथ कर लें मिलके, तो उससे रिस्क जो है आपका डिवाइड होगा, और फिर कैपिटल फॉर्मेशन में भी आपको आसानी होगी। तो कुछ इस तरह के टूल्स हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हर एक के पास ये एवेन्यूज़ नहीं है। जो बेहतर से ज़्यादा करें। इसमें सबसे बेहतर यही है कि मैं कहूँगा कि जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो आज चाहिए, अब वो दौर नहीं रहा कि आप बगैर स्किल्स के रहें। जो दुनिया मांग रही है उन स्किल्स को इक्विप करें, और उसके साथ साथ कुछ आमदन बढ़ाने के लिए काम करें। जैसे कहा जाता है कि पहले एक कमाने वाला था और 5 या 10 खाने वाले थे, अब वो दौर नहीं रहा। यंग जनरेशन है, जैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे भी हैं डेफिनेटली, और तो कोशिश करें कि वो बच्चे भी आपका एक ऐसे शोबे में काम करें कि साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे ट्यूशन्स हो गए, या ऑनलाइन काम हो गया, फ्रीलांसिंग का काम हो गया, बहुत काम आता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को कोशिश करें कि मजबूर रखें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आपने सीनियर रिपोर्टर हमाद आलम की बात सुनी, और दुआ ही कर सकते हैं कि जो है इन्फ्लेशन जो है वो किसी हद तक काबू में आ जाए, डॉलर की कीमत और पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी ना बढ़ें कि जो है ना आम आदमी बिल्कुल ही सड़क पे आ जाए। तो दुआ ही कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो है ना लोग अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नया करेंगे। बहुत शुक्रिया।